Hello students, my name is Kumar, Assistant Professor in Chemistry and Government PG College कोटा। गवर्नमेंट PG College कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ बच्चों। हम बेटा BSc पार्ट फर्स्ट ईयर की जो सेकंड यूनिट है फिजिकल केमिस्ट्री की जो गैसेस स्टेट नाम है जिसका वो पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बेटा वैन डर वाल्स समीकरण की सीमाएँ पढ़ी थी, ठीक है बेटा। वैन डर वाल्स समीकरण से वैन डर वाल्स किसी भी आदर्श गैस के लिए वैन डर वाल्स स्थिरांक निकाले थे पिछली क्लास में हमने, और उनसे कुछ हमें ड्रॉबैक्स जो है वो प्राप्त हुए थे। यानी कि ये उस आदर्श जो क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, उस फिनोमिना को ये समझाने में कहीं ना कहीं असफल रही थी बेटा। और ए और बी के जो इसके वैन डर वाल्स समीकरण के स्थिरांक थे ए और बी, जो इनके मान आए थे वो कहीं ना कहीं सभी गैसों पर लागू नहीं होते। तो इनकी जो एक बार और फिर से रिपीट करते हैं बेटा क्या क्या कमियां हैं। वैन डर वाल्स समीकरण में उपस्थित ए व बी वास्तविक स्थिरांक नहीं होते हैं क्योंकि इनके मान ताप और दाब से प्रभावित होते हैं। वैन डर वाल्स के अनुसार किसी वास्तविक गैस के लिए ZC बराबर PC/RT, यानी कि ZC यानी कि संपीड़िता गुणांक है आपका, यानी क्रांतिक संपीड़िता गुणांक बोलते हैं, क्रिटिकल Z, ठीक है बेटा। PC/RT PV/RT बराबर 3/8 होता है, किंतु अधिकांश गैसों के लिए इस अनुपात का प्रायोगिक मान अपेक्षाकृत अधिक होता है। वैन डर वाल्स के अनुसार वास्तविक गैस के लिए VC/B = 3 होता है, किंतु अधिकांश गैसों के लिए यह अनुपात अपेक्षाकृत कम होता है। और अंतिम जो हमने पढ़ी थी बेटा इसकी कमी, वैन डर वाल्स समीकरण की सहायता से प्राप्त समतापी कर्व में गैसों के द्रवण के लिए क्षैतिज भागों के स्थान पर तरंगीय भाग प्राप्त होते हैं जो अवास्तविक व त्रुटिपूर्ण है, ठीक है बेटा। मैंने आपको एक कर्व बताया था जिसमें वॉल्यूम एंड प्रेशर के लिए निकला था हमारा, तो इस तरीके से एक कर्व जो कि क्या है बेटा, ये अवास्तविक और त्रुटिपूर्ण है। अब इनको, इस कमी को दूर करने के लिए ही एक नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे बेटा, सामान्यत अवस्था समीकरण तथा संगत अवस्थाओं का निर्धारण करेंगे, ठीक है बेटा। वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या के लिए दी गई वैन डर वाल्स समीकरण की विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है बेटा। क्या वैन डर वाल्स समीकरण की जो डिफरेंट कमियां आई थी उनको दूर करने के लिए वैन डर वाल्स ने गैस के सामान्यित स्थिरांकों को निम्न प्रकार परिभाषित किया। सामान्य दाब क्या है? पाई। सामान्य दाब क्या है बेटा? पाई। ये देखो यहाँ पे पाई। अब पाई क्या होगा? P/PC। P/PC। P यानी प्रेशर और PC यानी क्रिटिकल प्रेशर। तो P बराबर क्या रख देंगे बेटा? P बराबर हम रख देंगे पाई PC। इसी तरह के से सम्मानित आयतन ले लेंगे फाई, V बराबर V/BC, तो V बराबर फाई इंटू C, इस तरीके से आ जाएगा। और सामान्य ताप भी हमारे पास आएगा, तो यानी कि सब में बेटा क्या होगा, पाई जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं वैन डर वाल्स गैस की 1 मोल मात्रा के लिए जो समीकरण लिखते हैं बेटा वो ये है, P+A/V² × V - B = RT से डिनोट करते हैं हम। अब यहाँ पर P, V और T की जगह हम पाई PC, पाई VC और पाई TC रखेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि ये हम सामान्य अवस्था समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। और जिससे कि हमें जो वैन डर वाल्स समीकरण हमने यूज की थी उससे जो कमियां आई थी हमारे पास, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उनको हम इससे दूर कर सकेंगे, ठीक है बेटा। अब इक्वेशन 1, 2, 3 से मान रख देते हैं, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये इक्वेशन आ जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन। अब हम जानते हैं बेटा कि PC बराबर A/27V², VC बराबर 3/3B और TC बराबर 8/27 A/RB होता है। अब हमने पहले तो P, V और T की वैल्यू रखी। अब हम PC, VC और TC यानी कि रिप्लेस करते जा रहे हैं बेटा, इसमें से उसकी वैल्यू रख दें तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा। और इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे कि A/27V² पाई +3/5² 3/5 - 1 × B = 8/5 A/27P, ठीक है बेटा। इस तरीके से दे दें थीटा वाला, तो पाई +3/5² × 3/5 - 1 = 8 थीटा। यह समीकरण ही सामान्य अवस्था समीकरण कहलाती है बच्चों, जो पदार्थ की सभी अवस्थाओं पर समान रूप से लागू होती है। ये क्या कहलाती है बेटा, ये वाली इक्वेशन जो है
ये इक्वेशन जो है 5 + 3 पाई + 3/5² इंटू 3 - 1 इक्वल्स टू 8 थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 8 थीटा। ठीक है, और यही क्या कहलाएगी, सम्मानित अवस्था समीकरण कहलाएगी, जो पदार्थ की सभी अवस्थाओं के लिए, जो पदार्थ की सभी अवस्थाओं पर समान रूप से लागू होती है। ठीक है बेटा, सम्मानित अवस्था, देखो बेटा सम्मानित अवस्था समीकरण के अनुसार यदि दो गैसों के लिए सम्मानित दाब व सम्मानित ताप समान हो, यदि दो गैसों के लिए, ध्यान रखना है यहाँ पर बेटा, सम्मानित अवस्था समीकरण के अनुसार यदि दो गैसों के लिए, किन्हीं दो गैसों के लिए सम्मानित दाब भी समान हो, सम्मानित ताप भी समान हो, तो उनके सम्मानित आयतन भी समान होंगे। यदि दो बेटा प्रेशर और जो है आपका टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम अपने आप सेम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इंटरलिंक से होते हैं। अतः विशिष्ट अवस्था, यह विशिष्ट अवस्था ही संगत अवस्था कहलाती है बेटा। ये अवस्था ही क्या कहलाती है, आपके संगत अवस्था, करस्पॉन्डिंग स्टेट कहलाती है। किसी गैस के लिए Z बराबर संपीड़ितता गुणांक जो होता है Z बराबर PV/RT होता है बेटा। अब P की वैल्यू रख दो, V की वैल्यू रख दो, RT की वैल्यू रख दो, वो वहाँ से पाई बराबर जो हमने लिया P बराबर πC, V बराबर φC और T बराबर थीटा TC, इस तरीके से। तो यहाँ पर रख दिया हमने ये वाली वैल्यू, देखो ये वाला रख दिया बेटा हमने। ठीक है, अब देखो बेटा कि Z बराबर जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3/8 पाई फाई और थीटा। यहाँ देखो बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाई किसके सम्मानित अवस्था द्रव्य वो लिखा था हमने, प्रेशर का। फाई किसका लिखा बेटा, फाई किसका लिखा, वॉल्यूम का। और थीटा किसका लिखा बेटा हमने, थीटा किसका लिखा बेटा हमने, टेम्परेचर का। ठीक है, अर्थात विभिन्न गैसों की संगत अवस्थाओं में गैसों के पाई, फाई तथा थीटा समान होने के कारण उनके संपीड़िता व्यंजक Z भी समान होंगे। अर्थात संगत अवस्थाओं में सभी गैसें आदर्श व्यवहार से समान विचलन प्रदर्शित करती है। बहुत इम्पोर्टेंट निकल रहा है बेटा यहाँ से कि विभिन्न गैसों की संगत अवस्थाओं में गैसों के पाई, फाई व थीटा समान होने के कारण उनके संपीड़िता व्यंजक, उनके क्या होंगे बेटा, संपीड़िता व्यंजक भी समान होंगे। अर्थात संगत अवस्थाओं में सभी गैसें आदर्श व्यवहार के समान विचलन प्रदर्शित, सभी गैसें किसके समान विचलन प्रदर्शित करती हैं, आदर्श गैस के समान विचलन प्रदर्शित करती हैं। यह कथन ही संगत अवस्थाओं का नियम कहलाता है। यह कथन ही क्या कहलाता है, संगत अवस्थाओं का हमें नियम कहलाता है। ठीक है बेटा, यह कथन क्या कहलाता है, संगत अवस्थाओं का नियम। अब बेटा आज ही हम दूसरा एक और, वो तो हमने कर लिया, अब आज ही बेटा एक और हम नेक्स्ट टॉपिक भी पढ़ेंगे, जो हमें सिर्फ इसका डेरिवेशन नहीं देखना है, इसको हमें सिर्फ जो मेन बातें हैं इसकी वो पढ़ना है। मैक्सवेल आणविक वेग वितरण नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है। बस हमें मैक्सवेल आणविक वेग वितरण नियम को पढ़ना है। डेराइव भी कर सकते हैं हम इसको, पर डेरिवेशन के लिए हम बुक से इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, इसमें कुछ नहीं होता। मैक्सवेल के अनुसार किसी बंद पात्र में ली गई गैस के अणु भिन्न भिन्न वेगों से 0 से इनफाइनाइट की वेग परास में गति करती है। बेटा किसी जो गैस ली है हमने, तो उस गैस में के अणु डिफरेंट गतियों से 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक की वेग परास में गति करते हैं, तथा विभिन्न गैसों के लिए अणुओं का वितरण विभिन्न कारकों की वेग का मान, गैस का अणुभार तथा प्रायोगिक ताप आदि पर निर्भर करता है। किस ऊपर करता है, मैक्सवेल के अनुसार किसी बंद पात्र में ली गई गैस के अणु भिन्न भिन्न वेगों से, यानी कि 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कि वेग परास में गति करते हैं, तथा विभिन्न गैसों के लिए अणुओं का वितरण विभिन्न कारकों, जैसे कि बेटा वेग का मान कम है या ज़्यादा है, गैस का अणुभार कितना है,
अगर अणुभार ज़्यादा होगा तो वेग कम हो जाएगा, अणुभार कम होगा तो वेग ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा। प्रायोगिक ताप, टेम्परेचर आदि पर निर्भर करता है। मैक्सवेल के अनुसार गैसीय अणुओं में से अणुओं का वेग C से C+D के मध्य की वेग परास में हो तो बेटा इस वेग परास में उपस्थित अणुओं का अंश, इस वेग परास में उपस्थित अणुओं का अंश किसके बराबर हो जाएगा बेटा? किससे डिनोट करेंगे हम? dn। देखो बेटा ये dn, उपस्थित अणुओं का अंश क्या होगा? dn। ठीक है, उपस्थित अणुओं का अंश क्या होगा? dn इक्वल्स टू 4 पाई कैपिटल M 2 पाई RT 3/2 C स्क्वायर से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है बराबर बेटा। C स्क्वायर e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT और DC से हम डिनोट कर देंगे। ठीक है बच्चों। अणुओं का अंश ध्यान रखना है हमें, तो ये क्या है? अणुओं का अंश है, यानी कि dn अपॉन n इक्वल्स टू 4 पाई m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 C स्क्वायर e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT डॉट DC, जिसको समीकरण 1 से हम डिनोट करते हैं। और ये हमें dn अपॉन n क्या बता रहा है? अणुओं का अंश बता रहा है। ठीक है बेटा, अणुओं का अंश हमें बता रहा है। अब उपरोक्त समीकरण को अणुओं के द्वारा C से C+DC के मध्य वेग रखने की प्रायिकता के रूप में भी निम्न प्रकार हम लिख सकते हैं। P of C इक्वल्स टू 1/n dn अपॉन DC इक्वल्स टू 4 पाई इंटू m अपॉन 2 पाई RT की पावर 3/2 C स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस MC स्क्वायर अपॉन 2RT। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे कि समीकरण 1 व 2 ही, जो समीकरण 1 व 2 प्राप्त हुई है बेटा, वह ही मैक्सवेल आणविक वेग वितरण के सामान्य व्यंजक हैं। जो ये समीकरण 1 है बेटा, ये और समीकरण 2, ये क्या है बच्चों? ये मैक्सवेल आणविक वेग वितरण के सामान्य व्यंजक है, जिनकी सहायता से हम निम्न प्रकार के वेग वितरण वक्र प्राप्त करते हैं। देखो बेटा, ये इधर C है ना बेटा, जो कि क्या है हमारे पास? C, और dn अपॉन n के मध्य हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। dn अपॉन n के मध्य तो T1 टेम्परेचर पर ही आ जाएगा, T2 टेम्परेचर पे, और T3 टेम्परेचर पे हमारे पास ये आ जाएगा, और T3 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T1। ठीक है बेटा। इन वक्रों से स्पष्ट है कि अति न्यून तथा अति उच्च वेगों से गति करने वाले अणुओं की संख्या अत्यंत कम होती है। यानी कि बेटा ध्यान रखें कि अति न्यून यानी कि बहुत कम जिनका वेलोसिटी हो और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो, वो उन अणुओं की, ऐसे अणु बहुत कम होते हैं। प्रत्येक ताप पर आरंभ में वेग में वृद्धि के साथ अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है। देखो प्रारंभ में जब हम वेग बढ़ा रहे हैं, बच्चों, तो ये देखो जैसे जैसे हम C को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास क्या बढ़ रहा है बेटा? हमारे पास क्या बढ़ रहा है बेटा? अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो कि एक विशिष्ट वेग पर अधिकतम हो जाती है, और इस वेग के उपरांत वेग में वृद्धि करने पर अणुओं की संख्या में लगातार कमी आती जाती है। प्रत्येक ताप पर गैसीय अणुओं के लिए वेग का एक विशिष्ट मान होता है, जिससे अणुओं की प्रायिकता संख्या, अधिकतम संख्या, ठीक है बेटा, जो हमें प्राप्त हो जाती है। यह वेग ही प्रायिकता वेग कहलाता है। यह वेग जो प्रत्येक ताप पर गैसीय अणुओं के लिए वेग का एक विशिष्ट मान होता है, जिससे अणुओं की अधिकतम संख्या गति, ठीक है, करती है। जिस पर क्या होती है बेटा? अणुओं की अधिकतम संख्या गति करती है। यह वेग ही क्या कहलाता है? और बेटा यह वेग ही प्रायिकता वेग कहलाता है, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा कि जो ताप में वृद्धि के साथ साथ प्रायिकता वेग अल्फा के मान में वृद्धि होती है, किंतु उससे गति करने वाले अणुओं की संख्या में कमी आती है। 4th पॉइंट हो गया। 5th पॉइंट पे क्या है बेटा कि ताप में वृद्धि के साथ साथ वक्र अधिक
विस्तृत हो जाता है और अणुओं के वेग परास में वृद्धि हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास जो ये हमने संख्या में और वेग में, जो मैक्सवेल अणुओं की संख्या और वेग में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया, जिससे T1, T2, T3 पर हमारे पास निम्न प्रकार से ये ग्राफ प्राप्त हुआ। और इससे क्या क्या पोस्टुलेट्स निकले हमारे पास कि जो तो मिनिमम वेग और मैक्सिमम वेग रखने वाले अणु बहुत कम होते हैं। ठीक है, यानी कि जो वेग, जो वेलोसिटी है, अधिकतर जो अणु हैं हमारे, उनकी वेलोसिटी न तो बहुत कम होगी न बहुत ज़्यादा होगी। प्रत्येक ताप पर आरंभ में वेग में बेटा, वेग में जब हम वृद्धि करते हैं, वेलोसिटी में c में वृद्धि करते हैं, तो अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। ठीक है, ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है बेटा। और ये अधिकतम एक अवस्था ऐसी आती है बेटा जहाँ पर अधिकतम संख्या में अणु गति करते हैं, और यह वेग ही अधिक प्रायिकता वेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, और ताप में वृद्धि के साथ प्रायिकता वेग अल्फा के मान में वृद्धि होती है, किंतु उससे गति करने वाले अणुओं की संख्या में कमी आती है। ताप में वृद्धि के साथ साथ वक्र अधिक विस्तृत होते जाते हैं, अणुओं की वेग परास में वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने बेटा मैक्सवेल का जो ये नियम था, ठीक है, मैक्सवेल आणविक वेग वितरण नियम, ये पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में बेटा हम प्रायिकता वेग हो गया, वर्ग माध्य मूल वेग हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।